तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे वायु तूफान की। गुजरात के साहिल से कल वायु तूफान टकराने वाला है, लेकिन आज इस तूफान की आमद से पहले ही मुंबई में इसका जबरदस्त असर देखा जा रहा है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, आम जिंदगी मुतासिर दिखाई दे रही है। कई मुकामात पर जोरदार आंधी की वजह से दरख्त गिर गए हैं और एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया ने लोगों से अपील की है कि बारिश से बचने के लिए लोग दरख्तों के नीचे खड़े न रहें। इंतजामिया ने समुद्री साहिल पर भी जाने से लोगों को मना किया है। और नाज़रीन चलिए सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां मौजूद है हमारे साथी मोहिउद्दीन। आपसे इस वक्त का हम अपडेट चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर वायु तूफान का असर? जी देखिए, वायु तूफान का असर जो है वो हिंदुस्तान के मगरबी किनारे पर खासा देखने को मिल रहा है। मुंबई के साहिली इलाके पर हम मौजूद हैं, मरीन ड्राइव पे। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है वो समुद्र से जो है वो लहर उठती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की जो है वो बाकायदा एक इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी जो है वो लोग इस किस्म के खतरात से निपटने की बजाय जो है लापरवाही का यहाँ मुजाहरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मरीन ड्राइव पे जो है वो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर घूम फिर रहे हैं, नज़ारा करने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं। हम आपको बता दें हिना के मतलब वायु तूफान की हवाओं का असर जो है वो मुंबई में देखने को मिल रहा है और एक यहाँ पर मौत भी हो चुकी है। मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पे हवा की वजह से जो है वो एक पतरा गिर पड़ा है, जिसकी जद में आते हुए एक 63 साल बुजुर्ग की मौत हो गई है, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी को लेते हुए जो है वो महकमा मौसमियात और बीएमसी जो है अलर्ट हो चुकी है और शहरियों से ये गुजारिश करी है कि वो अपने घरों से जो है वो निकलते वक्त अपनी सावधानी बरतें और इसके ताल्लुक से पूरा तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखें। माना जा रहा है कि वायु तूफान की तेज़ हवाओं की वजह से जो है वो मुंबई में दरख्तों के गिरने के भी वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं, जिसकी वजह से जो है वो जान जाने का भी खतरा हो सकता है। इसी बुनियाद पे बीएमसी ने जो है वो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि दरख्तों के नीचे जो है वो खड़े ना रहें लोग, और अगर काम खत्म हो गया है तो फौरन ही जो है घर को लौट जाएं। फिलहाल हम मौजूद हैं मुंबई के मरीन ड्राइव पे। ये मगरबी साहिली इलाका है। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ से लंबी लंबी लाटें जो है वो आ रही हैं, पानी की लाटें आ रही हैं और इसी के साथ साथ जो है वो तेज़ हवाएं जो है यहाँ से बहती हुई आ रही है। दबाव जो है बहुत ही शदीद बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वायु तूफान की आमद का जो वक्त दिया गया है उससे पहले ही इसके असरात मुंबई में दिखाई दे रहे हैं। मोहिउद्दीन, यहाँ हम आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे, क्या स्कूलों की, तालीमी इदारों की, ऑफिसेस की या आम लोगों के लिए छुट्टी का किसी तरह का कोई ऐलान किया गया है, क्योंकि अलर्ट जारी है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मतलब जहां तक मुंबई और महाराष्ट्र के मगरबी साहिल की बात है तो मुंबई और महाराष्ट्र की हुकूमत महाराष्ट्र ने और महकमा तालीम ने अभी तक जो है वो किसी भी किस्म की छुट्टी का ऐलान नहीं किया है, क्योंकि वज़ीर तालीम विनोद तावड़े जो है वो इस किस्म के ऐलानात को जो है वो जल्दी ही करते हैं ताकि लोग को जो है वो सेफ रखा जाए और उन्हें महफूज जगहों पर मुकामात पर जो है मुंतकिल किया जाए। बहरहाल अभी तक जो है वो किसी भी किस्म की तातील का छुट्टी का यहाँ पर ऐलान नहीं किया गया है। शायद हुकूमत महाराष्ट्र इस बात की गुंजाइश में हो कि मतलब किस तरह का शदीद इफेक्ट जो है मुंबई में पड़ सकता है, उसी बुनियाद पर छुट्टी का ऐलान करे। लेकिन जिस तरह से माना जा रहा है कि वायु तूफान का असर जो है वो मगरबी किनारे पे हो सकता है, तो मुंबई यहाँ पर बहुत ही अहम शहर है। अब देखना यह है कि हुकूमत महाराष्ट्र इसको लेकर जो है वो क्या इंतजाम करती है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी किस्म की तातील का ऐलान नहीं किया गया है। मोहिउद्दीन, आखिरी सवाल, बीएमसी और बारिश और मुंबई तीनों का खास ताल्लुक रहा है। वायु तूफान को देखते हुए बीएमसी की क्या कुछ तैयारियां? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि बीएमसी जो है वो मानसून की आमद से पहले ही जो है वो तैयारी में मशगूल हो जाती है। नाले साफ करती है, ड्रेनेज सिस्टम को क्लीन कराती है, लेकिन इसके बावजूद भी हर साल जो है वो इसकी कलई खुल जाती है। मुंबई में चाहे जितना इंतजाम हो, लेकिन पानी के भरने के वाकयात जो है वो रोनुमा होते हैं। फिलहाल जो है वायु तूफान को लेकर जो है मुंबई में खास इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर जो है लोगों को अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को महफूज मुकामात पर पहुँचाने के लिए जो है वो
कोस्टल गार्ड का भी इंतजाम किया गया और बीएमसी ने जो है वो एक किस्म की सूचना भी जारी की है कि लोग जो है वो इससे महफूज मुकामात पर पहुंचे। लेकिन अब देखना यह है कि जिस तरह से वायु तूफान की आमद की खबर मौसूल हो रही है, तो ये देखना होगा कि मतलब किस तरह से यहाँ पर ये तूफान मुंबई को अफेक्टेड करता है, असरअंदाज करता है। जी मोहिउद्दीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। आप खुद भी अपना वहां पर बहुत ख्याल रखिए। तो नाज़रीन, लगातार वायु तूफान से मुतालिक अपडेट हम आपको देते रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले में महाराष्ट्र पुलिस रांची में छापेमारी कर रही है। रांची में फादर स्टेन स्वामी की रिहाइशगाह पर महाराष्ट्र पुलिस की ये छापेमारी दूसरी बार हो रही है। छापेमारी के दौरान कुछ काबिले एतराज मवाद भी बरामद हुआ। फादर स्टेन पर इल्जाम है कि उनकी तकरीर के बाद ही भीमा कोरेगांव में तशद्दुद हुआ था। इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि फादर स्टेन स्वामी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस तफ्तीश करके लौट गई। महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा के मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने दूसरी बार फादर स्टेन स्वामी के नाम को मिश्रित आवास पर छापा मारा है। पुलिस की छापेमारी जारी है। आप जो पीछे का दृश्य देख पा रहे होंगे, ये वही मकान है जहां पर, यही वही आवास है जहां पर फादर स्टेन स्वामी ये रहते हैं। ये नामकुम का बगीचा इलाका कहा जाता है। महाराष्ट्र की पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ कल रात ही रांची आ गई थी और आज सुबह सुबह इस आवास पे छापेमारी हुई है। महाराष्ट्र पुलिस की ये दूसरी छापेमारी। इससे पहले जो छापेमारी हुई थी उसमें फादर स्टेन स्वामी के पास से कई आपत्तिजनक कागजात पुलिस को मिले थे, कई लैपटॉप मिले थे, कई ऐसे साहित्यिक मैगजीन मिले थे जिससे कि भड़काऊ हिंसा में लोगों को मदद मिलती है। एक बार फिर महाराष्ट्र की पुलिस यहां पर आई है और काफी दबिश के साथ इस जगह पे छापेमारी हुई है। किसी भी मीडिया कर्मी को इसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, लिहाजा स्थानीय पुलिस भी हमारी बाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे, स्थानीय पुलिस भी यहां पर मौजूद है और एक एक कर जितने भी आप देखेंगे फादर स्टेन स्वामी से अलग कमरे में पूछताछ हो रही है। ये कब तक पूछताछ चलेगी, क्या कुछ मिल पाता है, फिलहाल इंतजार होगा। लेकिन कह सकते हैं कि फादर स्टेन स्वामी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली है कि एनआईए ने भी फादर स्टेन स्वामी को अपने टारगेट पर ले रखा है और हो सकता है कि पूछताछ के दौरान फादर स्टेन स्वामी को हिरासत में भी ले लिया जाए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ अजय लाल, न्यूज 18 रांची। के थाने पुलिस ने नशीली अशिया बेचने वाले एक ग्रुप का इंकशाफ किया। 3 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि ये ग्रुप आर्ट पेपर की पुड़ियां बनाकर उसे नशे के लिए लोगों में बेचता था। पुलिस ने मुलजिमीन के पास से 4 किलो चरस भी बरामद की। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। गिरोह पकड़ा है, उसके पास एलएसडी पेपर अपने को जो नशे के मार्केट में मिलता है और काफ़ी यूथ में ये फेमस है आज के तारीख में, क्योंकि ये पेपर जल्दी पता नहीं चलता कि ये सही में क्या है, ये नशा है या पेपर है। क्योंकि आप अगर वो देखोगे तो आपको ऐसा लगा कि ये कुछ तो आर्ट के लिए ये पेपर बनाया हुआ है, लेकिन इसका इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है। अभी ये तो कैसा कि वो लोग बराबर नेट के माध्यम से कुछ कॉलेजेस है, स्कूल है, या फिर जैसे कि आईटी हब्स है, या जो यंगस्टर्स हैं, ज़्यादा यंगस्टर्स के बीच में ये ज़्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी जो टीम है, अब्दुल साहब और पवार साहब, इन्होंने ये पूरा नेट पे सर्च करके जो भी गिरोह उसका हमने पर्दाफाश किया। अकोला के खदान इलाके में गुज़िश्ता 3 रोज कबल 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ था। इलाके की मुस्लिम खवातीन का कहना है कि पुलिस उनके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इस सिलसिले में खवातीन ने एसपी से मुलाकात करके अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई। अकोला के खदान इलाके में रहने वाली मुस्लिम खवातीन ने एसपी ऑफिस पहुंचकर पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का इल्जाम लगाया। दरअसल 3 रोज कबल खदान इलाके में 2 ग्रुपों में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद इलाके में कशीदगी पैदा हो गई थी।
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया है। तहम मुस्लिम खवातीन का इल्जाम है कि बेकसूर लोगों को भी पुलिस निशाना बना रही है। गुनाहगार लोग हैं, उनको तुम लेके जाओ, और ये पुलिस एक तरफा काम कर रही, और जो हमारा भी झगड़ा उनके साथ में हुआ तो वो उनको हमारे लोगों को ले आ रहे, उठा के मार रहे, ठोक रहे, लेडीज को गालियां दे रहे, और हमारे 4 दूल्हे उनको भी अरेस्ट कर डाले। ये मोहल्ले में झगड़ा दूसरे मोहल्ले में के लिए उठा रहे, घरों में घुस घुस के दरवाजे तोड़ के निकलो बाहर, नहीं निकाले नहीं तो दीवाला तोड़ रहे, दरवाजे तोड़ रहे, हमारे लेडीजों के आंख पे आ रहे। एक इंसान को पकड़ रहे, 10 पुलिस वाले आंख पे टूट रहे, उनके तरस नहीं देखे जा रहा। क्यों इतनी कार्रवाई कर रहे हैं, क्यों जबरदस्ती हमारे ऊपर जुल्म है। हमारे मासूम बच्चे छोटे छोटे बगैर दूध के रह रहे, हमारे कमाने वालों को अंदर रखे, बच्चों को महिलाओं को बाहर रखे। आखिरी वजह क्या है, हमारे साथ में इतनी दुश्मनी क्यों है, क्यों एक तरफी इंसाफ हो रहा है। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि अमन कानून की सूरत हाल को मुस्तहकम करने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई के मकसद से इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अगर इस बीच कोई बेकसूर पाया भी जाता है तो उसे पूछताछ के बाद रिहा कर दिया जाएगा। जबकि पुलिस ने आवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। कुठल्या निर्दोष व्यक्तीला अटक करणे याबद्दलचं त्यांचं निवेदन होतं। तर आणि त्याचप्रमाणे त्यांची दुसरी विनंती होती की आपल्या खदान पोलिसांअंतर्गत काही अफवा पसरवल्या जात आहेत की आज याला अटक करतील, त्याला उद्या त्याला अटक करतील, त्यामुळे भीतीचं वातावरण आहे। तर आम्ही त्यांना निवेदन केलं, आवाहन केलं की असं कुणी कुठल्या खोट्या अफवांवर बळी पडू नये। जराये के मुताबिक इतवार की रात किसी बात को लेकर 2 ग्रुपों में मारपीट हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तकरीबन 25 अफराद को हिरासत में लिया था। खवातीन का कहना है कि जिस गली में झगड़ा हुआ उससे कई दूर मोहल्लों में पुलिस नौजवानों को जबरदस्ती उठा रही है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट। भिवंडी के बंजार पट्टी नाके पर वाक़ शालीमार नामी इमारत में एक ऑटो पार्ट की दुकान में देर रात आग लगने से अफरा तफरी देखी गई। आग ने देखते ही देखते 3 से 4 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। इमारत की ऊपरी मंजिल पर 2 से 3 अस्पताल भी थे। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त इमारत में 200 से 250 अफराद मौजूद थे। सभी को फौरी तौर पर बाहिफाजत निकाला गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों की मदद से इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन घंटों पूरा इलाका धुएं से मुतासिर रहा। 3 से 4 दुकानें जलकर खाकस्तर हो गई हैं। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की तरफ से तफ्तीश जारी है। मुंब्रा में एनसीपी की खवातीन सेल और संघर्ष महिला संघ की जानिब से महाराष्ट्र के महलूक डॉक्टर पायल तड़वी और अलीगढ़ की मासूम बच्ची ट्विंकल शर्मा को खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। इसमें खातून पुलिस एहलकारों ने भी हिस्सा लिया। खवातीन ने यहाँ मुतालबा किया कि ऐसे मुजरिमीन को शरई कवानीन के मुताबिक फौरी और सख्त सजा दी जाए और शरई कानून नाफिज किया जाए, तब ही खवातीन और बच्चियों पर मजालिम की शरह कम हो सकती है। आज एक छोटी सी श्रद्धांजलि दी गई है डॉक्टर पायल तड़वी और ट्विंकल शर्मा को। और इस तरह के जघन्य अपराध हमेशा होते हैं, हमेशा हम यहाँ पे मोमबत्ती लगाते हैं, लेकिन आई एम श्योर कभी ना कभी ये आवाज़ उन लोगों के कानों तक पहुँचेगी जो इस तरह के जुल्म करने से बाज नहीं आते। और मैं एक नागरिक, एक इंसान और एक औरत के नाते इन सारे अपराधों का बहुत ज़ोर शोर से निषेध करती हूँ। असेंबली इलेक्शन इंतखाबात से पहले ही शिवसेना और बीजेपी के दरमियान वज़ीर आला के ओहदे को लेकर चपकलिश शुरू हो गई है। अपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि हुकूमती ओहदों की लालच में शिवसेना बीजेपी रियासत की अवाम के मसाइल पर गौर खौस करने के बजाय दोबारा रियासती हुकूमत पर कब्जा करने के लिए ज्यादा फिक्रमंद नजर आ रही हैं। पेश मुंबई से हमारे साथी मोहिउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। लोकसभा इंतखाब में बड़ी कामयाबी का जादू बीजेपी के सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में बीजेपी अपने इत्तेहादियों की फिक्र करने से कासिर है। हुकूमत महाराष्ट्र में वजीर मालियात और महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर लीडर सुधीर मुनगंटीवार आने वाले इंतखाब से कबल ही वजारत आला के उम्मीदवार का दावा कर दिया है। बीजेपी इस पर सफाई भी दे रही है, लेकिन तीर कमान से निकल चुका है। भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ सभी मित्र पार्टियों के विधायकों को शक्ति के साथ चुन के लाए, वो हमारा ही है। ये भावना के साथ हृदय से, दिल से आप काम करिए। शिवसेना बीजेपी की होशियारी से गमगीन जरूर है, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए 2.5 साल सेना बीजेपी के वजीर आला के ओहदे का राग अलाप रही है।
मुख्यमंत्री युति का है, दोनों पार्टियों का होगा। और जो फॉर्मूला माननीय उद्धव जी ठाकरे शिवसेना पक्ष प्रमुख और माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनमें जो कुछ बातचीत हुई है वो आपको सही समय पर बता दिया जाएगा। शिवसेना बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई अपोजिशन को तनकीद करने का मौका भी फराहम कर रही है। सत्ता के नशे में तो चूर हैं। जिस तरह से वर्डिक आया है, जिस तरह से आवाम का पैगाम और जनता ने फैसला दिया है ईवीएम मशीन के ज़रिए, अब उसको लेकर सत्ता के नशे में शिवसेना बीजेपी के नेता हैं ही हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की आवाम बहुत ही अक्लमंद है। महाराष्ट्र की आवाम आने वाले दिनों में अक्लमंदी से काम लेगी। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से सरेंडर है। उनके नेता संजय राउत कहते हैं कि मोदी हमारे भाग्य विधाता है। मंत्रिमंडल हो, मुख्यमंत्री का पद हो, जो भी वाद विवाद पैदा किया जा रहा है, हमें लगता है इसका कोई अर्थ नहीं। शिवसेना बीजेपी के सामने पूरी तरह से सरेंडर है। असेंबली इंतखाबात से कबल महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल शुरू हो गई है। बीजेपी ताकत के नशे में चूर दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब शिवसेना मजबूर है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मोहिउद्दीन की रिपोर्ट। अज़्म हौसला और जुहद मुसलसल हो तो कामयाबी अपने आप कदम चूमती है, और इन ख्यालात का इजहार सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कौमी सतह पर 261वां रैंक लाने वाले सैयद रियाज अहमद ने किया। वो एक निजी तकरीब में शिरकत की गर्ज से औरंगाबाद के दौरे पर थे। वाज़ेह है कि ज़कात फाउंडेशन के सिविल सर्विसेज इम्तिहानात में कामयाब रहे उम्मीदवारों में नासिक महाराष्ट्र के रियाज अहमद भी शामिल है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नासिक जिले से ताल्लुक रखने वाले सैयद रियाज अहमद ने सिविल सर्विस इम्तिहानात 2018 में कौमी सतह पर 261वां रैंक हासिल किया है। सैयद रियाज अहमद की औरंगाबाद आमद पर एक मुख्तसर सी तकरीब में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान रियाज अहमद ने सिविल सर्विस इम्तिहान के सफर पर कुछ यूं रोशनी डाली। 2014 से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और मैंने मेरे अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली से कंप्लीट की है। और इस सब बीच में बहुत अप्स एंड डाउन्स थे लाइफ में, और इस प्रिपरेशन के स्टेज में पहले दो मरतबा मैं यूपीएससी की प्रीलिम्स पास नहीं हो पाया था, बट 13 में मैंने मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक पहुंच गया था। बट कुछ इंटरव्यू में नंबर कम होने की वजह से उस साल मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। 2017 में भी मेरा सिलेक्शन 2 नंबर से नहीं हो पाया था, और अल्लाह का करम है कि 2018 में इस साल ऑल इंडिया रैंक 261 से मैं पास हुआ हूँ, और होपफुल हूँ कि मुझे आईएएस का सर्विस मिलेगी। इंसान की जिंदगी कब नया मोड़ ले ले कुछ कहा नहीं जा सकता। रियाज अहमद अमली जिंदगी में तहकीक के शोबे में जाना चाहते थे, लेकिन कॉलेज के ज़माने में उन्हें एहसास हुआ कि वो बेहतरीन लीडरशिप कर सकते हैं। लेकिन अपनी इस सलाहियत को रियाज अहमद ने तामीरी क़यादत में बदलने का फैसला किया, और यहीं से शुरू हुई सिविल सर्विस की तैयारी। रियाज अहमद के मुताबिक खिदमत के जज्बे से सरशार लोगों के लिए सिविल सर्विस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। क्लास 1 सर्विसेज से आप महाराष्ट्र का या तो इंडिया के कोई भी ज़िला ले लीजिए, एक ज़िले में कम से कम 20 लाख की पॉपुलेशन होती है, और आपके एक साइन, एक डिसीजन होता है, और आप उससे सोसाइटी के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिट पहुंचा सकते हो आपके वर्क से। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी लीडरशिप क्वालिटी को मैं अच्छे जगह पे यूज़ करूं, और यही एम रहा था कि सिविल सर्विसेज मैंने ज्वाइन करने का सोचा। सैयद रियाज अहमद का तालीमी सफ़र नशो व फराज से पुर रहा। 12वीं जमात में नाकाम होने पर उनके उस्ताद ने कहा था, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह सिविल सर्विस इम्तिहानात में भी मुसलसल 4 मरतबा कोशिश के बाद 5वें साल उन्हें गैर मामूली कामयाबी मिली। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। तो ये थी खास बात कर्नाटका की हेडलाइंस। अब खबरों की तफसील। कुमारस्वामी कैबिनेट में जेडीएस के कोटे से एक मुस्लिम वजीर बनाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अक़लियती तबके के साथ साथ पार्टी में भी इस ताल्लुक से पुरजोर मुतालबा किया जा रहा है कि अक़लियतों का एक तबका किसी मुसलमान नुमाइंदगी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का भी मुतालबा कर रहा है। हमारी ये रिपोर्ट। 14 जून को कुमारस्वामी काबीना में तोसी मुतवक्के है। काबीना में फिलहाल 3 सीटें खाली हैं, जिसमें कांग्रेस के कोटे से 1 और जेडीएस के कोटे से 2 निशिस्तें हैं। जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा और पार्टी के सीनियर लीडर HR विश्वनाथ ने
जेडीएस कोटे से एक मुस्लिम वजीर को शामिल करने का कुमारस्वामी से मुतालबा किया है। मौजूदा काबीना में जेडीएस कोटे से एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है। मुस्लिम आबादी के लिहाज से कम 4 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 मुस्लिम वज़रा को कैबिनेट में शामिल किया जाना चाहिए। इससे पहले भी इस पर अमल किया जा चुका है SM कृष्णा के ज़माने में, और पिछले आपके सिद्धरामैया के वजारत में भी इस पर अमल किया जा चुका है। बेहतर है जेडीएस अपने कोटे में एक मुस्लिम वजीर को शामिल करे। जेडीएस के कोटे से MLC BM फारूक का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। सियासी हलकों में BM फारूक को जेडीएस के मनी बैग के तौर पर भी जाना जाता है। फारूक 2 बार राज्यसभा इंतखाबात जेडीएस के टिकट पर मुकाबला करके शिकस्त खा चुके हैं। जब माइनॉरिटी वोट किए हैं इसीलिए तो 37 MLAs जेडीएस से आए और उन्होंने आज हुकूमत में भी है। और ये अलग बात थी कि माइनॉरिटी कैंडिडेट चुन के नहीं आया था, लेकिन अब एक मौका है कि वहाँ BM फारूक MLC है अब, और रिप्रेजेंटेशन वो दे सकते हैं आपके कैबिनेट में। हमारे CM जनाब कुमारस्वामी साहब को ये याद दिलाना चाह रहा हूँ कि वो इलेक्शन से पहले अपनी स्पीचेस में ये वादा किए थे कि अगर मैं CM बनता हूँ तो यकीनन मैं जो है डिप्टी CM एक मुसलमान बनाऊँगा। अब 1 साल हो चुका है, अभी तक वो वादा जूं का तू है, तो लिहाजा हमारी पुरजोर तरीके से गुजारिश है कुमारस्वामी साहब से, उनको वादा भी याद दिला रहे हैं कि वो डिप्टी CM किसी को दे। मौजूदा काबीना में कांग्रेस के कोटे से 3 मुस्लिम वज़रा ज़मीर अहमद खान, यूटी कादिर और रहीम खान शामिल हैं। अगर जेडीएस से एक मुस्लिम उम्मीदवार को वजीर बनाया जाता है तो कुमारस्वामी काबीना में ये तादाद 4 हो जाएगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। सोने के जेवरात की कंपनी IMA की धोखाधड़ी के बाद हजारों खानदान मुश्किलात और मसाइब से दो चार हो गए हैं। बेंगलुरु के AS कन्वेंशन सेंटर में बेंगलुरु पुलिस ने मुतासिरीन से शिकायत लेने के लिए खुसूसी काउंटर भी बनाए हैं और अब तक 13,000 जी हां 13,000 से ज्यादा अफराद ने IMA के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। मेहनत मजदूरी का पैसा गवा बैठे इन लोगों से हमारे साथी रऊफ अहमद हलूर ने खास बातचीत की। आइए देखते हैं। हमें तो अपनों ने ही लूटा के मिस्दाक मिल्लत के चंद अहबाब की लूट और खसूट की वजह से आज हजारों खानदान परेशान हैं। बेंगलुरु के AS कन्वेंशन हॉल में पिछले 3 दिनों से IMA कंपनी के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने का सिलसिला जारी है। अब तक 13,000 से जायद मुतासिरा अफराद ने शिकायतें दर्ज की हैं और अपनी परेशानी को लेकर काफ़ी ये लोग सड़कों पर उतर आए हुए हैं और आज एहतजाज करने पर भी मजबूर हैं। तो बताइए सर, आपका कितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर था? नहीं, हमने डाला है 3 लाख रुपए। 3 साल हो गया। 3 साल से आ रहा था, अभी 2 महीने से प्रॉब्लम है। उसके बाद से तो अभी 2-3 दिन से झगड़ा चल रहा है, सब बंद कर दिए हैं। अभी क्या होएगा मालूम नहीं। ओके, बताइए मैडम कि क्या कितना पैसा था? 10 लाख रुपए दे के हैं। मैं शादी के लिए डाली थी, अभी इसी महीना शादी है और शादी की बहुत परेशानी है, कुछ भी नहीं खरीदा मैंने, इसीलिए आज आके बोलेंगे बोल के आई थी। मैसूर से आए हैं। तो कितना है आपका इन्वेस्टमेंट था सर? मेरा 10 लाख रिटायरमेंट का रखा हुआ मैं, अब आमदनी बंद हो गई, परेशान कर रहे हैं लोग। और बुढ़ापे में इतनी दूर आना मैं जाना तकलीफ हो रही है। तो किसके कहने पर आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाए थे? अब मैं सुना 13 साल से है, बराबर दे रहा ले रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। और हमारे इस्लाम के अंदर ब्याज हराम है, ये ब्याज नहीं दे रहा, कभी 3 देता, कभी 2 देता, कभी 4 देता है। तो हमें मुस्लिम कुरान के हिसाब से ये जायज़ हो गया। बैंक में रखे तो इंटरेस्ट होता है, वो हिसाब से हमें यहाँ रखे। अब आता नहीं आता अल्लाह को मालूम। 3.5 लाख। अभी 1 रुपया भी हमारे को नहीं आया अभी तक, मगर ऐसा लगता है इतनी बड़ी ये कंपनी है, 13 ईयर से चला रहा बोल के बहुत लोग मुझे बोला बोल के मैंने डाला, नहीं तो मैं नहीं डालता था। वो भी मेरा घर मैंने दूसरों को लीज को डाल के वो पैसा लेके आके इधर डाला, मगर 3 महीने 4 महीने हो गया, 1 रुपया भी मुझे नहीं आया। उससे पहले ये कंपनी बंद हो गई। 5 लाख रुपए डाली, बहुत मेहनत से। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।